हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फौलादी सिंह की कॉमिक्स धुएं की औरत का भाग तीसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मत बताओ, मैं खुद पता लगा लूँगा, मगर अब तुम इसी दशा में यहाँ कैद रहोगे। तुम्हारा फैसला महान अल्फा ही करेंगी। आखिर हो क्या गया है मुझे? क्या मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क से अलग हो गया है? फौलाद, क्या तुम्हें भी वह धुएं की औरत ही लाई थी? हाँ, लाई तो वही थी, लेकिन मेरी पहले से ही यह योजना थी कि मैं यहाँ तक पहुँचूँ और तुम्हें छुड़ा कर वापस ले जाऊँ। मेरे देश की सरकार मेरे मामले में क्या कर रही है? क्या उन्हें मेरी चिंता नहीं है? उनके ही अनुरोध पर डॉक्टर जॉन ने तुम्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी ली है। वैसे डॉक्टर जॉन तुम्हारे अपहरण से पहले ही इस मामले में हाथ फंसाए हुए हैं। ओह, क्या डॉक्टर जॉन को सब कुछ पहले से ही मालूम था? हाँ, वह देख रहे थे कि धुएं का एक विशाल बवंडर पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ यह नहीं मालूम था कि यह धुएं का बवंडर है क्या भला। मुझे सब कुछ मालूम हो गया है फौलाद। शायद तुम्हें यह बताया गया होगा कि यह कोई ग्रह है, पर यह सच नहीं है। यह लोग अपराधी हैं और किसी ग्रह भाग कर आए हैं और किसी ग्रह से भाग कर आए हैं, और अब यह पृथ्वी के वायुमंडल में से जीवन के समस्त तत्व सोख कर पृथ्वी के समस्त मनुष्य व जीव जंतुओं को खत्म करके वहाँ का वायुमंडल अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। इस संबंध में यह लोग तुमसे क्या काम कराना चाहते थे? यह चाहते थे कि पृथ्वी का वायुमंडल बदलने में मैं इनकी मदद करूं, क्योंकि इनके इस अंतरिक्ष नगर में इनके साथ कोई वैज्ञानिक नहीं है। प्रोफेसर निकातिलोव, यह अंतरिक्ष नगर बाहर से धुएं का विशाल बादल नजर आता है, और पिछले 3 महीनों से डॉक्टर जॉन इस पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने भी इस रॉकेट को एक अंतरिक्ष नगर बताया है। उनका अनुमान है कि अब इस अंतरिक्ष नगर का जीवन समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके संचालक चाहते हैं कि इस अंतरिक्ष नगर के नष्ट होने से पहले ही उनका कब्जा किसी ऐसे ग्रह पर हो जाए जहां यह लोग इस अंतरिक्ष नगर को उतार कर अंदर मृत्यु का इंतजार कर रहे अपने साथियों को बचा लें। पृथ्वी का वर्तमान वायुमंडल, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, इनके लिए घातक है। इन लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यही विचार मेरा भी है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं प्रोफेसर। वही रहस्य जानने के लिए डॉक्टर जॉन यह चाहते थे कि किसी प्रकार मैं यहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन यहाँ मैं कैद हो गया हूँ। फौलाद, आज से पहले मैंने तुम्हारी सिर्फ तस्वीर देखी थी। हकीकत में आज तुम्हें पहली बार देखा है, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास यदि डॉक्टर जॉन की वैज्ञानिक शक्ति न भी रहे, तब भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि तुम इस कैद से छुटकारा पा सकते हो। प्रोफेसर निकातिलोव, आप जानते हैं कि समस्त वैज्ञानिक शक्तियों से भी बलवान योग शक्ति है। भारतीय ऋषि मुनि कठिन योग साधना के द्वारा जिस प्रकार अपने शरीर को सर्वशक्तिमान बना लेते थे, उसी प्रकार कुछ सीमा तक मैं भी उन्हीं ऋषि मुनियों के समान योग शक्ति से बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अब मुझे डॉक्टर जॉन की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, इसलिए मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक देवी शफीना को याद करना होगा, जिसने मुझे वचन दिया था कि जब भी मुझे उसकी शक्तियों की ज़रूरत हो मैं उसे याद करूं। देवी शफीना के बारे में जानने के लिए फौलादी सिंह और विनाश के पुजारी कॉमिक्स पढ़ें। शफीना, शफीना, शफीना हैं? गायब? फौलाद चला गया? गायब? फौलाद चला गया? वह अदृश्य हो गया है। मेरे ईश्वर, यह कैसे हो गया? क्या सचमुच यह योग शक्ति का चमत्कार है? फौलाद अब वहाँ था जहाँ देवी शफीना के अतिरिक्त ब्रह्मांड की कोई अन्य शक्ति उसे देख नहीं सकती थी। ओह मेरे प्रियतम फौलाद, मुझे याद करके तुमने जो खुशी मुझे प्रदान की है, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। कब से मैं तुम्हारे समीप पाने के लिए तरस रही थी, समीप पाने के लिए तरस रही थी। ओह ओह, सच मैं इस खुशी को शब्दों में प्रकट नहीं कर सकती। मुझे भी खुशी है कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्त्री मुझे प्यार करती है, पर मैं इस योग्य नहीं हूँ।
मैं पृथ्वी का एक मामूली सा इंसान हूँ, जबकि तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एक महान सम्राज्ञी हो। वह सम्राज्ञी तुम्हारी दासी बनना चाहती है फौलाद, पर मैं जानती हूँ मेरा यह स्वप्न अभी पूरा न होगा। पृथ्वी के जीवन से जब तुम मुक्त हो जाओगे, तब सीधे मेरी इन बाहों में तुम्हारा नया घर होगा। तो क्या पृथ्वी के समस्त प्राणी, जिसे स्वर्ग मानते हैं और कहते हैं मृत्यु के बाद सब भले आदमी स्वर्ग में जाते हैं, क्या वह सब यहीं आते हैं? सब नहीं मेरे प्रियतम, सिर्फ तुम पृथ्वी से मुक्त होकर तुम्हारी आत्मा सिर्फ मेरे पास आएगी। खैर, मैं इन रहस्यों को न समझ पाऊंगा। इस समय तो मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। हुक्म करो मेरे फौलाद। वैसे मुझे मालूम हो चुका है कि तुम्हारे वर्तमान दुश्मन कौन है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें क्षण भर में खाक में मिला सकती हूँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। अपने दुश्मनों से मैं स्वयं ही निपटूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक मैं न चाहूँ मुझे कोई देख न सके, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पहुँच जाऊँ तथा जिसे चाहूँ उसे ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर भेज सकूँ। फौलाद, जो शक्ति मैं तुम्हें दे रही हूँ, अगर चाहो तो इस शक्ति को हमेशा अपने पास रखना, पर यदि वापस करना चाहोगे तो तुम्हें मेरे पास आना होगा। मेरे पास आकर ये शक्ति तुम मुझे लौटा सकोगे। और अब मैं जा रही हूँ। अलविदा। मैं आऊँगा तुम्हारे पास। उसी समय धुएं की औरत के कारागार में मौजूद प्रोफेसर निकातिलोव अचानक गायब हो गया। धुएं की औरत के कारागार में मौजूद प्रोफेसर निकातिलोव अचानक गायब हो गया। पृथ्वी पर डॉक्टर जॉन परेशान थे। लगता है अब कभी फौलाद से संपर्क न होगा। मेरी मानसिक लहरें धुएं के बवंडर से टकराकर लौट आती है। तभी उनके पास प्रोफेसर निकातिलोव प्रकट हुए। ओह, यह कौन? निकातिलोव, तुम? ओह डॉक्टर जॉन, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या सचमुच मैं पृथ्वी पर हूँ? तुम पृथ्वी पर ही हो निकातिलोव, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि यह कैसे हुआ। फौलाद कहाँ है? बताता हूँ। मैं धुएं की औरत की कैद में था। फौलाद भी वहीं था। निकातिलोव ने सारी बातें बताई और अचानक फौलाद गायब हो गया। मैं काफ़ी देर तक उसे पुकारता रहा, पर वह आया ही नहीं, और अब मैं खुद को यहाँ देखकर हैरान हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। फौलाद ने योग शक्ति की महान ज्ञाता देवी शफीना से संपर्क स्थापित कर लिया होगा, और अब मैं निश्चिंत हूँ। जब तक फौलाद के साथ देवी शफीना है, फौलाद किसी से पराजित नहीं हो सकता। क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर जॉन कि यह कैसे हुआ? विज्ञान की शक्ति से ऊपर योग शक्ति है प्रोफेसर। फौलाद ने उसी का सहारा लिया है, लेकिन फौलाद ने यह शक्ति किसी से उधार ली है प्रोफेसर, और अब मुझे विश्वास हो गया है कि वह बहुत जल्दी वापस लौटेगा। इधर अंतरिक्ष में यह है वह धुएं का बवंडर जिसका रहस्य अब तक समझा नहीं जा सका है। मुझे अब इसके अंदर जाना है। मेरे लिए अब कहाँ भी कोई भी रुकावट नहीं है। नहीं, मुझे अब कोई देख सकता है, और सबसे पहले तो मैं धुएं के अंदर छिपे अंतरिक्ष नगर का आकार देखना चाहूँगा। अगले क्षण फौलाद की नज़रें धुएं के बवंडर में छिपी आकृति को देखने लगी। तो यह है अंतरिक्ष नगर जिसे धुएं के बवंडर में छिपाया गया है। सारे रहस्य इसी में हैं। फिर दरबार में महान अल्फा। समझ नहीं आता फौलाद और वह वैज्ञानिक कैसे गायब हो गए। इस मामले में हमारे कंप्यूटर खामोश हैं। उनकी आंखें नहीं देख सकी कि वह कैसे गायब हो गए। तब फिर हमें यह समझना चाहिए कि हमसे टकराने वाली योग शक्ति है। मुझे इनका वार्तालाप सुनना है ताकि इनका रहस्य प्रकट हो। लगता है अब हमारा यह अंतरिक्ष नगर बच न पाएगा। हमें सम्राट टोंक से विद्रोह करने का परिणाम मौत के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। फौलाद उनके पास खड़ा उनका वार्तालाप सुन रहा था, पर वह उसे देख सकने में असमर्थ थे। महान अल्फा, यदि हम सम्राट टोंक के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो क्या वह हमें क्षमा न कर देंगे? नहीं वजीर लाओस, हम ग्रह
हम ग्रह के खूंखार अपराधी हैं। सम्राट टोंक एक नेक दिल सम्राट है। हमने उसके अनेकों कानून तोड़े, हत्याएं की, लूटमार की और फिर हम अंतरिक्ष नगर पर अधिकार करके भाग निकले। सम्राट टोंक की सेना अब भी हमें खोज रही है। सम्राट टोंक हमें क्षमा नहीं करेगा। उचित यही है कि हम पृथ्वी को अपने रहने योग्य बना ले और अब हमें अपनी कार्य प्रणाली बदलनी होगी। हम पृथ्वी पर आक्रमण करके पृथ्वी के समस्त प्राणियों को खत्म कर देंगे। हमें पृथ्वी का वायुमंडल बदलने से कोई न रोक सकेगा। ठीक है महान अल्फा, मैं चलकर आक्रमण की तैयारी करता हूँ। जाओ वजीर लाओस, हमारे पास बहुत कम समय है। मैं पृथ्वी पर जा रही हूँ और डॉक्टर जॉन के टापू को समुद्र में गर्क करके शीघ्र ही लौटूंगी, क्योंकि संभव है वह हमारे आक्रमण को निष्फल कर दे। वह बहुत शक्तिशाली है। उसका एक रॉकेट तो हमारे बहुत निकट आ गया है। पहले उसे ही नष्ट करूंगी। चलो अल्फा, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और योग शक्ति से अदृश्य फौलाद अल्फा के साथ चल पड़ा। ओह, तो जो डार्फ रॉकेट को नष्ट करने जा रही है, जिसे डॉक्टर जॉन ने यहाँ मेरी मदद के लिए भेजा है। अब मुझे इसके सामने प्रकट हो जाना चाहिए, चूँकि यह मानवीय रूप धारण कर रही है। इस स्थिति में इसे गिरफ्तार करना ज़्यादा आसान रहेगा। और जैसे ही अल्फा ने आकार ग्रहण किया, फौलाद भी प्रकट हो गया। तो तुम्हारी गिरफ्तारी का समय आ गया है अल्फा। अगले ही क्षण एक किरण अल्फा के माथे में से निकली और एक किरण डार्फ रॉकेट ने दागी। तुमसे अब कुछ न हो सकेगा अल्फा। डार्फ, द्वार खोलो ताकि मैं इस कैदी को अंदर ला सकूं। नहीं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। शांत हो जाओ अल्फा। ओह नहीं, तुमने योग शक्ति से मुझे जकड़ लिया है। और उसी क्षण डार्फ रॉकेट का एक द्वार खुला। चलिए अल्फा जी, मुझे कैद करने से अच्छा है कि तुम मुझे ख़त्म कर दो। नहीं अल्फा, तुम्हें सम्राट टोंक के हवाले किया जाएगा। ओह, तुम सब कुछ जान गए हो। तुम्हारे और वजीर के बीच जो वार्तालाप हुआ था वह मैंने सुन लिया था। बाकी जानकारी मैं सम्राट टोंक से प्राप्त कर लूँगा। सम्राट टोंक यहाँ से 1,00,000 प्रकाश वर्ष दूर है। वहाँ तक तुम अपने इस जीवन में भी नहीं पहुँच सकोगे। मैं कल्पना की गति से जाऊँगा, अर्थात उससे भी जल्दी, जितनी देर में तुम अपने मुंह से सम्राट टोंक का नाम दोहराओगी। असंभव। हाँ, यह अंगूठी अब उतार दो। तुम सब कुछ कर सकते हो फौलाद, क्योंकि मैं तुम्हारे अधीन हूँ। फौलाद ने वह अंगूठी डार्फ रॉकेट के कंप्यूटरों के हवाले कर दी। ठीक है फौलाद, यह अब हमारी सुरक्षा में है। यह अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ और अल्फा इसी अवस्था में यहाँ खड़ी रहेगी। अगले क्षण, अच्छा अल्फा, फिर मुलाकात होगी। वजीर लाओस उस समय की स्क्रीन पर पृथ्वी को देख रहे थे। यह मेरे लक्ष्य पर है अब। तभी अल्फा की मानसिक चेतावनी वजीर लाओस को मिली। महान अल्फा, सावधान लाओस, मैं फौलाद की कैद में हूँ। तुम मेरी चिंता न करो और तुरंत पृथ्वी को नष्ट कर दो। महान अल्फा, कैद हो गई। इसके जवाब में पृथ्वी का जीवन नष्ट हो ही जाना चाहिए। यही फौलाद की सबसे बड़ी पराजय होगी। अचानक, ठहरो वजीर लाओस। ओ नहीं, मैं जरा तुम्हारे बम को पृथ्वी के निशाने से हटा दूं, फिर तुमसे बात करूंगा। ओ, यह क्या हो गया मुझे? मैं हिल भी नहीं सकता अब। हाँ, अब ठीक है वजीर लाओस, अब तुम अपने आप को गिरफ्तार समझो। यह अंगूठी भी अब तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। उफ, तुमने पृथ्वी को बचा लिया। फिर डार्फ रॉकेट में, ओह महान अल्फा। डार्फ, यह दूसरी अंगूठी भी तुम्हें दे रहा हूँ और इसके साथ ही दूसरा कैदी भी। यहाँ इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा फौलाद। अगले क्षण धुएं के बवंडर में गिरे उस अंतरिक्ष नगर के कंट्रोल रूम में अब दूसरे लोगों की तलाश करूं, और फिर अंतरिक्ष नगर में। ओह, तो इसलिए अल्फा और उसका वजीर पृथ्वी का वायुमंडल अपने अनुकूल बनाने की जल्दी कर रहे थे।
अंतरिक्ष नगर का कृत्रिम वातावरण जो इनके अनुकूल था अब इनके लिए दूषित हो गया है। अल्फा के सब साथी दूषित वातावरण का शिकार होकर बेहोश हो गए हैं और इन्हें जल्दी उपयुक्त वातावरण ना मिला तो ये सब बेहोशी की अवस्था में ही मर जाएंगे। लेकिन यह क्या, धुएं के ये छोटे छोटे बादल? समझा, यह रक्षक दल है, रक्षक दल। अचानक फौलाद बौखला उठा। अरे, यह तो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे देख रहे हैं ये। लगता है शफीना की योग शक्तियां पराजित हो रही है। नहीं नहीं, मेरा सोचना गलत है। शफीना की योग शक्ति पराजित नहीं हो सकती, वह शक्ति प्रतिरोध कर रही है। अचानक फौलाद धुएं की लकीरों में से निकल गया। घेरो उसे, वह निकल गया। फौलाद, यहाँ से बच निकलना तुम्हारे लिए असंभव है। महान अल्फा और वजीर लाओस इसलिए तुम्हारे बंधन में आ गए थे कि वह ठोस आकार में थे, जबकि हम धुएं की शक्ति के रूप में हैं। क्या तुम मुझसे युद्ध करने की मूर्खता करोगे? जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? यह अंतरिक्ष नगर नष्ट हो जाएगा। युद्ध हमारे लिए आवश्यक हो गया है फौलाद, क्योंकि हम गिरफ्तार होकर जीना व्यर्थ समझते हैं, जबकि मैं इस अंतरिक्ष नगर को नष्ट नहीं करना चाहता। अगर तुम सब युद्ध ही करना चाहते हो तो अंतरिक्ष नगर से बाहर चलो। बाहर जाकर यदि हम पराजित हो गए तो तुम अंतरिक्ष नगर पर अधिकार कर लोगे। इस प्रकार तुम दूषित वातावरण के कारण बेहोश हो गए हमारे साथियों की गिरफ्तारी कर लोगे, बल्कि हमारी लूटी हुई दौलत पर भी अधिकार कर लोगे। जबकि हम चाहते हैं कि यदि हम पराजित होते हैं तो सब कुछ हमारे साथ ही नष्ट हो जाए। लेकिन तभी धुएं के दो बादल और प्रकट हुए, जिन्हें देखते ही बाकी पांचों धुएं के बादल बौखला उठे। अरे, यह कौन आ गया? हमला करो! और फिर सारे धुएं के बादल आपस में भिड़ पड़े। तभी एक आवाज़ फौलाद ने सुनी, जिसे सुनते ही फौलाद का मन खुशी से नाच उठा। फौलाद, तैयार रहो। इनमें से जो भी ठोस आकार में आए उसे गिरफ्तार कर लेना। ओ, यह तो डॉक्टर जॉन की आवाज़ है। डार्फ रॉकेट ने अल्फा और वजीर की अंगूठियों का उचित प्रयोग किया है। तभी झुंड में से एक धुएं का बादल उछला और फौलाद ने उसे छू लिया। ओ, मैं भी गिरफ्तार हो गया। अब यहीं खड़े रहना प्यारे। फिर एक और उछला, फिर तीसरा भी आया। कुछ ही देर बाद पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया। फौलाद, इन्हें डार्फ में पहुंचाकर जल्दी लौटो। बहुत अच्छा अंकल। जैसे ही फौलाद पांचों कैदियों सहित गायब हुआ, धुएं के वह दोनों बादल इंसानी आकार ग्रहण करने लगे। मज़ा आ गया अंकल। ऐसी विचित्र लड़ाई जीवन में पहली बार लड़ी है। ठीक है, अब तुम कंट्रोल रूम में जाओ और इस अंतरिक्ष नगर के चारों ओर फैले धुएं को हटा दो। लंबू के जाने के बाद डॉक्टर जॉन बेहोश लोगों को चेक करने लगे। अभी इन्हें बचाया जा सकता है। तभी फौलाद पांचों कैदियों को डार्फ रॉकेट में छोड़ कर लौट आया। फौलाद! यस अंकल। इन सबको डॉर्फ रॉकेट में पहुंचा दो। वहां इनके लिए उपयुक्त वातावरण बना दिया गया है। कुछ समय बाद डार्फ रॉकेट के साथ जोड़े गए उस भाग में जिसे नन्हा सा अंतरिक्ष नगर कहा जा सकता था, वहां अल्फा के बेहोश साथियों को रखा गया था और वहां का वायुमंडल इन लोगों के लिए अनुकूल था। अंकल, मुर्दों में हरकत आने लगी है, लेकिन हम इनका करेंगे क्या? इन्हें सम्राट टोंक के पास भेजा जाएगा और यह काम तुम करोगे। लेकिन यह सब एक खूनी गिरोह के सदस्य हैं। सम्राट टोंक इन्हें मृत्यु दंड देगा। क्या यह उचित होगा कि हम ही इन्हें जीवन दें और हम ही इन्हें मौत के हवाले कर दें? मेरे पास एक सुझाव और है अंकल। बताओ। मैं इन सबको शफीना के हवाले कर दूंगा। वह इन्हें नेक इंसान बनाकर अपने ग्रह पर बसा लेगी और इन्हें अपने ग्रह के वातावरण के अनुकूल भी बना लेगी। तब ठीक है। अब यह बताइए अंकल कि इनके अंतरिक्ष नगर का क्या होगा? उसे लंबू अपने योग्य बना रहा है। फिलहाल वहाँ पृथ्वी के कुछ पशु पक्षियों और जानवरों को रखा गया है। मुझे आश्चर्य है अंकल, जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लगता है सब कुछ आपने पहले से ही सोचा हुआ था। सच भी यही है फौलाद। आज से 3 महीने पहले मैंने अंतरिक्ष में धुएं का बवंडर देखा। यह तो पृथ्वी की ओर आ रहा है। फिर वह धुएं का बवंडर स्थिर हो गया और पृथ्वी के इर्द गिर्द
और पृथ्वी के इर्द गिर्द धुएं के छोटे छोटे बादल उड़ते देखे गए। शीघ्र ही उन धुएं के बादलों को मैंने मानव आकृतियों में बदलते देखा और मैंने पता लगा लिया कि वह धुएं का विशाल बवंडर कोई रॉकेट है या अंतरिक्ष नगर, और उसमें सवार लोग किसी रॉकेट में हैं। पृथ्वी के वातावरण में जब वह लोग प्रकट हुए तो मुझे पता चल गया कि वह पृथ्वी के वातावरण का निरीक्षण कर रहे हैं। वजीर लाओस, इस वातावरण में हमारे साथी 1 मिनट भी जीवित न रहेंगे। सर्वप्रथम यहाँ का वातावरण बदलना होगा। लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तो है ही नहीं मान अल्फा, वह व्यवस्था मैं करूँगी। और चूंकि धुएं के रूप में अल्फा कहीं भी जा सकती थी, इसलिए वह हमारे टापू पर भी गई। लेकिन वहाँ हमारी शक्ति से प्रभावित होकर उसने हमें छोड़ना उचित न समझा और वह रूस पहुँच गई। निकातिलोव विश्व के सबसे प्रसिद्ध कृत्रिम वातावरण बनाने के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनका अपहरण करके वह ले गई और मैं उसके धुएं के विरोध कर सकने वाली शक्ति की खोजने में असफलता रहा था। इसलिए मैं तुम्हें वहाँ भेजने के लिए विवश हुआ। और जब तुमने मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित किया तब मुझे धुएं के बवंडर का रहस्य मालूम हुआ। वह सिर्फ अंतरिक्ष नगर को छुपाने के लिए था। फिर मैंने डार्फ रॉकेट को यहाँ भेज दिया और डार्फ के कंप्यूटर धुएं के बवंडर में घिरे अंतरिक्ष नगर का निरीक्षण करते रहे। उन्हीं की रिपोर्ट पर मैंने इसके लिए यह कृत्रिम वातावरण बनाया। और जब तुम अल्फा और वजीर को यहाँ ले आए तो मैं लंबू के साथ यहाँ आ गया और उनकी अंगूठियाँ पहनकर हम तुम्हारी मदद के लिए आए। ठीक है अंकल, सारी बातें समझ में आ गई। अब सिर्फ यह और समझा दीजिए कि यह धुएं की शक्ति क्या भला है। इस पर मैं अभी शोध करूँगा, तभी कुछ बता सकूँगा। फिलहाल तो यही कह सकता हूँ कि इन्होंने ऐसी मशीन बना ली है जिसके द्वारा यह धुएं में बदल जाते हैं। इनकी अंगूठियाँ उस मशीन से संपर्क करने का यंत्र है और अब वह मशीन और उस मशीन से संबंध रखने वाली 7 अंगूठियाँ टापू पर पहुँचा दी गई है। लेकिन अगर हमें शफीना की मदद न मिलती तो आप क्या करते अंकल? तब अल्फा से समझौता किया जाता। मैंने उसके गिरोह के लिए उपयुक्त वातावरण का यह जो छोटा सा स्थान बनाया है मैं उन्हें दे देता और उसके अंतरिक्ष नगर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करने का वचन भी देता। इस प्रकार हमें इन लोगों से निपटने के लिए कुछ समय और मिल जाता। ठीक कहते हैं आप। इन लोगों की प्रमुख समस्या तो यही थी कि जल्दी से जल्दी इन्हें ऐसा वातावरण मिल जाए जहां यह लोग अपने उन साथियों को बसा सके जो उपयुक्त वातावरण के अभाव में बेहोश हो गए थे और कुछ समय बाद मर जाते। लेकिन जिनके पास धुएं में बदलने वाली अंगूठियां थीं उन पर तो कोई असर नहीं हो रहा था। वह अंगूठियों के कारण हर प्रकार के वातावरण में रहने के अभ्यस्त हो गए हैं। इन लोगों को होश आ रहा है अंकल। मैं लंबू से मिल जाऊं क्योंकि फिर इन सबको लेकर मुझे सफीना के पास जाना होगा। ठीक है, मिलाओ लंबू से। फिर अंतरिक्ष नगर में लंबू के साथ। हेलो लंबू, क्या कर रहे हो? अरे खुद ही देख लो, अंकल ने चरवाहा बनाकर छोड़ दिया है। कह रहे थे कि लंबू साहब कुछ दिन गाय भैंस चराओ। देखो तो यह सब कैसे बाप का माल समझकर सारी वनस्पति नष्ट कर रहे हैं। लेकिन लंबू, तुम यह क्यों भूलते हो कि तुम पृथ्वी के मामूली चरवाहा नहीं बल्कि अंतरिक्ष नगर के चरवाहे हो। कुछ समय बाद जब यहाँ लोगों को लाकर बसाया जाएगा तब तुम्हारी दूध की इकलौती दुकान होगी। गाय भैंसों का दूध निकाला करना, मुंह मांगे दाम पर बेचा करोगे। ठीक है, उड़ा लो मजाक, पर याद रखो तुम्हें इन गाय भैंसों का दूध तो क्या चाय भी नहीं पीने दूंगा। और लंबू को ताव दिलाने के बाद फौलाद ने पूरा अंतरिक्ष नगर देखा। डॉक्टर जॉन जितना बड़ा अंतरिक्ष नगर बनाना चाहते थे उससे 3 गुना अधिक बड़ा है यह। और फिर वह सफीना की ओर से डॉक्टर जॉन द्वारा बनाए गए उस खंड को लेकर उड़ चला जिसमें महान अल्फा अपने पूरे गिरोह के साथ थी। सफीना के ग्रह पर फौलाद कुछ दिन सफीना का मेहमान बनकर रुका। अच्छी तरह देख लो फौलाद, एक दिन तुम्हें यहीं आकर बसना है। अर्थात पृथ्वी के जीवन चक्र के अनुसार जब मेरी मृत्यु होगी तब मैं और लोगों की तरह स्वर्ग अथवा नरक में जाने की बजाय यहाँ बैठूंगा। और फिर एक दिन जब डॉक्टर जॉन और लंबू अंतरिक्ष नगर में भोजन कर रहे थे। लगता है अंकल फौलाद को सफीना ने पकड़ कर बिठा लिया है। अब नहीं आएगा वह, मुझे जाना पड़ेगा उसे यहाँ की याद दिलाने के लिए। तभी अरे नहीं लंबू,
कहीं नहीं जाना पड़ेगा तुझे, क्योंकि मैं खुद ही आ गया हूँ। आए, तुम आ गए। लानत है तुम पर। तुम्हारी जगह मैं होता तो सफीना से शादी करके घर बसा लेता अपना। मैं चरवाहों से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके शरीर में से गोबर की बदबू आती है। नहीं फौलाद, लंबू अब चरवाहा नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष नगर का इंचार्ज है, और पशुओं की देखभाल के लिए वहाँ रोबोट भेज दिए गए हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।